Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Hello. Good morning, class. मॉर्निंग Good सर. morning, sir. Good morning, sir. Morning. देखो तो ग्रुप में कुछ आया है क्या? वो पीडीएफ दिए हैं. Yes, sir. ठीक है. तो हम लोग वेडनेसडे को यानी कि परसों जैसे हम लेते हैं मतलब वो मार्क्यू कह लीजिए, वाइवा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, रोल नंबर वाइज वो मैं लूंगा 2 दिन 3 दिन जो भी लगे, राइट. और पहले बैच चैप्टर का होगा, होगा सर. हाँ बैच 1 का होगा. और उसमें और थोड़ा इसको सीरियसली लेना तुम लोग, क्योंकि बहुत वास्ट पेपर है ये, और अभी से अगर प्रिपरेशन होगा तो तुम ही लोग के लिए आसान हो जाएगा. ठीक है. इज इट क्लियर Yes, क्लास? Yes, यस sir. सर. तो अगर मतलब बोलोगे तो एक क्लास वो रिवीजन के लिए डाल देंगे. वेडनेसडे वाला क्लास रिवीजन अगर रिवीजन चाहिए कर होगा तो लीजिए ना सर, कुछ डाउट रहेगा तो वो क्लियर हो जाएगा ना. हाँ तो ठीक है. तो वेडनेसडे को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, वेडनेसडे को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, और फ्राइडे को हम लोग मार्क्यू रख लेते हैं. फ्राइडे को रखेंगे और फिर एक आध 2 दिन और 2 दिन 3 दिन तो लगेगा कम से कम. यस. ठीक है ना? Yes, sir. यस. Yes, sir. So first or second chapter. हाँ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, ये जो अभी अभी वाला जो करेंसी रिस्क मैनेजमेंट वाला था ना, उसको छोड़ के उसके पहले का. ठीक है. ठीक है. Okay, sir. हाँ तो ये करेंसी रिस्क मैनेजमेंट, इसके पहले का जो भी होगा उसका डाउट हम लोग वेडनेसडे को क्लियर करेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट यू मे कम अप विद द डाउट्स, हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे. और फिर फ्राइडे को हम लोग फ्राइडे मंडे वेडनेसडे 2 दिन 3 दिन जितने दिन में हो हम लोग इस चीज को लेके वाइंड अप करेंगे. क्लियर है क्लास? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है. तो हम लोग कहाँ पर थे? वी वेर हम लोग पढ़ रहे थे इनवॉइस की जो करेंसी होनी चाहिए, मेकिंग अ चॉइस अबाउट द इनवॉइसिंग करेंसी. पहला था ये पॉइंट, यही पॉइंट था ना? Yes, sir. Leads और Yes, sir. legs हो गया था. उसके बाद Lags चल रहा. हाँ लीड्स और लैग्स चल नहीं रहा था, हो गया था बाबू. लीड्स और लैग्स Yes, sir. हो गया था, Yes, वही sir. बोल Lead रहा slack था. complete हो गया. तो लीड्स और लैग्स में था क्या? लीड्स और लैग्स में बेसिकली हम लोग करते क्या है, रिसीवेबल्स और पेमेंट्स को देखते हैं. किसको देखते हैं? रिसीवेबल्स और पेमेंट्स को. ठीक है. तो जो रिसीवेबल्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो जल्दी मंगाने की कोशिश करते हैं और नहीं तो डिले करते हैं. ठीक है. पेमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, उसको भी या तो जल्दी लेने की कोशिश करते हैं और नहीं तो डिले करते हैं. अब आप देखिए कि करेंसी में आपका अगर एप्रिसिएशन हो रहा है, होम करेंसी अगर एप्रिशिएट कर गई, सुनना ध्यान से, होम करेंसी अगर एप्रिशिएट कर गई, होम करेंसी एप्रिशिएट करेगी तो हम लोग क्या करेंगे? होम करेंसी एप्रिशिएट करेगी तो हम लोग रिसीवेबल्स को एज अर्ली एज पॉसिबल मंगाने की कोशिश करेंगे, है ना? होम करेंसी के एप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया? होम करेंसी के एप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ?
फॉरेन करेंसी का डेप्रिसिएशन। फॉरेन करेंसी का डिप्रिसिएशन। हमारी करेंसी अब अगर हमको डॉलर मिलना है और उस डॉलर को अगर हम लोग इंडियन रूपी में कन्वर्ट करेंगे तो हमको पहले से कम इंडियन रूपी मिलेगा। तो भैया अगर हम एक्सपोर्टर हैं तो हमको मालूम है कि हमारी करेंसी अगर एप्रिशिएट करने वाली है तो हम अपने रिसीवेबल्स को क्या करेंगे, एक्सपेडाइट करेंगे, कहेंगे भैया हमको जल्दी से दे दो पेमेंट। अगर हमको पेमेंट करना होगा, अगर मैं इंपोर्टर हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं पेमेंट करूंगा। तो करेंसी एप्रिसिएशन को मैं अपने पेमेंट्स को डिले करूंगा। क्यों डिले करूंगा? क्योंकि जितना मैं डिले करूंगा उतना मुझे क्या होगा, कम रुपी पे करना पड़ेगा डॉलर परचेज करने के लिए, मेरा खर्चा कम होगा, इसलिए मैं पेमेंट्स को डिले करूंगा। और एक्सपोर्टर क्या करेगा, रिसीवेबल्स को एक्सपेडाइट करेगा। तो करेंसी एप्रिसिएशन में आपको ध्यान क्या देना है, करेंसी एप्रिसिएशन में लीड रोल में कौन रहेगा, लीड्स की भूमिका में कौन रहेगा, एक्सपोर्टर रहेगा। और लैग की भूमिका में कौन रहेगा, इंपोर्टर रहेगा। क्लियर है बाबू? यस सर। लैग का मतलब क्या होना, डिले करना। लीड करने का मतलब जल्दी करना। तो करेंसी एप्रिसिएशन में एक्सपोर्टर लीड के पोजीशन में रहेगा और इंपोर्टर लैग के पोजीशन में रहेगा। और इसका अपोजिट हो जाएगा जब आपकी होम करेंसी डिप्रिशिएट करेगी। होम करेंसी डिप्रिशिएट करेगी तो एक्सपोर्टर कहेगा भैया थोड़ा आराम से देना, अभी हमको जरूरत नहीं है, आई हैव सफिशिएंट फंड। ठीक है। लेकिन इंपोर्टर क्या कहेगा, इंपोर्टर कहेगा तुरंत पेमेंट करेंगे हम। क्यों करेंगे तुरंत पेमेंट? क्योंकि अगर होम करेंसी डिप्रिशिएट कर गई बाबू तो अब 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी परचेज करने के लिए आपको होम करेंसी ज्यादा पे करना पड़ेगा, आपको नुकसान होगा बीइंग द इंपोर्टर। इसलिए होम करेंसी के डिप्रिसिएशन में जो एक्सपोर्टर होगा वो लैग के पोजीशन में आ जाएगा और इंपोर्टर लीड के पोजीशन में आ जाएगा। एम आई क्लियर क्लास? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो एग्जाम में इतना ही लिखना है और इसको एक एग्जाम्पल से समझा देना है और कुछ नहीं करना है इसमें। पहले बताइएगा लीड क्या है, लैग क्या है। उसके बाद चूंकि ये इकोनॉमिक एक्सपोजर को ठीक करने का तरीका है, तो इकोनॉमिक एक्सपोजर कब होगा, जब होम करेंसी एप्रिशिएट और डिप्रिशिएट करेगी। तो जब होम करेंसी एप्रिशिएट और डिप्रिशिएट करेगी तो बस आपको बता देना है कि लीड के पोजीशन में कौन रहेगा, लैग के पोजीशन में कौन रहेगा। एक एग्जांपल से बता देना है, बात खत्म हो गई। क्लियर? Yes. यस सर। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट दिख रहा है स्क्रीन मेरा? Yes, sir. क्या है नेक्स्ट? Indexation clauses in contracts. इंडेक्सेशन क्लॉजेज इन कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। तो अब ये बताओ भाई कि इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है, ये कौन बताएगा मुझे? इंडेक्सेशन क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट, इंडेक्सेशन का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज इंडेक्सेशन? ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, आंसर चाहिए हमको। इंडेक्सेशन का मतलब तोशी? हेलो? सर शायद एडजस्टेबल प्राइस मीन। यस सर। हाँ, सर इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग प्राइस को एडजस्ट करना। वेरी गुड, वेरी गुड। इंडेक्सेशन का मतलब होता है कि दो टाइम पीरियड, एक बेस ईयर और दूसरा अभी, अभी का समय, बेस ईयर और अभी Yes, का sir. समय, करंट। तो इस दो टाइम फ्रेम के बीच में जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होता है, जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस होता है, उसको बेस ईयर के हिसाब से कंपेयर करना और फिर एडजस्ट करना, इसको कहते हैं इंडेक्सेशन। तो अब अगर आप इस पॉइंट को पढ़ेंगे, for protecting against the exchange rate risk, sometimes several clauses of indexation are included by exporter
और इंपोर्टर, वहां पे एंड इंपोर्टर होना चाहिए, एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। आगे देखिएगा, अ कॉन्ट्रैक्ट में कंटेन अ क्लॉज वेयर बाय प्राइस आर एडजस्टेड इन सच अ मैनर दैट फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स आर एब्जॉर्ब्ड विदाउट एनी विजिबल इम्पैक्ट। क्या कहता है? इंडेक्सेशन का क्लॉज इस तरीके से कभी कभी बनाया जाता है कि वो जो फ्लक्चुएशंस है, वो फ्लक्चुएशंस कभी कभी हमको पता ही नहीं चलता कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस भी हुआ है। अब क्या कह रहा है? इफ द करेंसी ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री, अगर एक्सपोर्टिंग कंट्री, ध्यान दीजिएगा, हम लोग अपने आप को ही कंसिडर कर रहे हैं, हम इंडियंस हैं, हम लोग इंडिया से बैठ के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लिख रहा है? इफ द करेंसी ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री एप्रिशिएट्स, मतलब इंडियन रूपी एप्रिशिएट कर गया, द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स इज इंक्रीज्ड, द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इज इंक्रीज्ड टू द सेम एक्सटेंट और वाइस वर्सा। मतलब क्या हुआ? अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट कर गई और हम लोग सपोज करो कि अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अमेरिका में जो लोग बैठा हुआ है वो इंपोर्टर हो गया, वो क्या हो गया? वो इंपोर्टर हो गया। तो उसके लिए इंपोर्ट क्या हो गया? उसके लिए इंपोर्ट महंगा हो गया, और हमारे लिए एक्सपोर्ट क्या हो गया? एक्सपोर्ट करना आसान हो गया, क्योंकि हमको पैसा ज्यादा मिलेगा। इज इट क्लियर? हेलो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. If the currency of the exporting currency appreciate, the price of export is increased to the same extent or vice versa. Therefore, the exporter receives about the same amount in local currency. Thus, exchange rate risk is borne by the foreign buyer. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आगे? A variant of the above is the indexation of price to a third currency or to a basket of currencies like ECU or SDR. SDR, SDR का मतलब हो गया स्पेशल ड्राइंग राइट्स। SDR का मतलब क्या हो गया? SDR का मतलब Special स्पेशल ड्राइंग rights. स्पेशल ड्राइंग राइट्स। याद करो, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स वगैरह जो हम लोग पढ़े थे शुरू में, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो उसका मेंबर बनता है, उसको जो लोन्स मिलता है, उसको जो मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति को ठीक करने के लिए जो वो लोन प्रोवाइड किया जाता है, वो उसके ड्राइंग राइट्स के आधार पे ही उसको लोन प्रोवाइड किया जाता है। दिस क्लॉज हैज रिपरकशंस फॉर बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए क्या था इसके पहले वाले पॉइंट में, क्या था बाबू? ध्यान से सुनना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की। कह रहा है इंडेक्सेशन, जो पहला वाला जो हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा, उसमें क्या कह रहा है? दो पार्टी जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, वो आपस की ही करेंसी में इंडेक्सेशन कर लेते हैं, वो आपस की ही करेंसी में इंडेक्सेशन करते हैं, कोई थर्ड करेंसी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। लेकिन अब यहां पर क्या कह रहा है कि जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर होते हैं, वो कभी कभी क्या करते हैं? अपने दोनों करेंसी को कंसिडर नहीं करते, वो इंडेक्सेशन क्लॉज करते हैं, भैया हम किसी थर्ड करेंसी में अपने ट्रेड को, अपने ट्रांजैक्शन को, अपने वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इंडेक्स करेंगे। तो इंडेक्सेशन हो सकता है यूरोपियन करेंसी यूनिट में हो, ईसीयू में यानी कि यूरो में हो, या फिर स्पेशल ड्राइंग राइट्स में हो, किसी में भी हो सकता है। Another variant of indexation may be that the contract incorporates a clause stipulating that an appreciation or a depreciation would be taken into account only beyond a certain level, say higher than 4 or 5%. अगर करेंसी में एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इंडेक्सेशन तभी करेंगे, या हम लोग आपस में इसको एडजस्टमेंट तभी करेंगे जब जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस है वो 5% से ऊपर हो,
3% से ऊपर हो, 6%, तो वो म्यूचुअल अग्रीमेंट है कि आपस में दो देश किस रेट पे ये अग्री करते हैं इंडेक्सेशन मतलब क्लॉज को उसमें शामिल करने के लिए। आगे कह रहा है देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी वेयर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में डिसाइड टू शेयर द रिस्क। दे मे स्टिपुलेट द पार्ट ऑफ एक्सचेंज रेट वेरिएशंस intervening between the date of contract and payment will be shared by the two in accordance with a certain formula. For example, half half or 1/3 या 2/3 etc. मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट, इसका एक और तरीका है, जो कॉन्ट्रैक्ट के डेट से जो साइन किया गया और फाइनल जो सेटलमेंट हुआ, जो फाइनल पेमेंट हुआ, उस दिन तक के बीच में जो भी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस होगा और टोटल रिस्क इन्वॉल्व है, उस रिस्क इन्वॉल्व को पार्टीज आपस में बांट लेंगी। ठीक है, अब वो हाफ हाफ भी लोग बांट सकता है, 2/3 1/3 भी बांट सकता है, हाँ, या फिर 3/4 1/4 भी बांट सकता है, वो डिपेंड करता है आपसी समझौते के ऊपर। क्लियर है? अब तक हमने कितने तरीके से पढ़ा? 4 तरीके से पढ़ लिया बाबू। पहला क्या इंडेक्सेशन क्लॉज जो होगा जहां पे पार्टीज आपस की ही करेंसी में इंडेक्सेशन करने को तैयार हो जाए। दूसरी क्या होगा? जहां पे किसी थर्ड करेंसी को इन्वॉल्व किया जाए इंडेक्सेशन के पर्पस के लिए। तीसरा क्या होगा बताइए? तीसरा क्या होगा? इंडेक्सेशन तभी किया जाएगा जब एक फिक्स्ड परसेंटेज से ऊपर अगर कुछ रिस्क इन्वॉल्व होगा, तब इंडेक्सेशन क्लॉज को शामिल किया जाएगा। चौथा पॉइंट कहता है कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन का डेट है और कॉन्ट्रैक्ट एंट्री का डेट है, यानी कि साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फाइनल पेमेंट, क्लोजर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस बीच में जो भी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस होगा, उससे जो भी रिस्क अराइज होगा, जो भी लॉस होगा, वो पार्टीज आपस में एक एग्रीड फॉर्मूले पे, यानी कि एक अग्रीड रेशियो में अपने अपने लॉसेस को या रिस्क को शेयर कर लेंगी। आगे कह रहा है sometimes a multi-currency clause is used. This clause permits invoicing to be done in several currencies and only at maturity the prices decide on the currency of settlement. Parties decide upon the currency of settlement. For example, a French exporter may like to settle in US dollar if the rate is French franc dollar, मतलब 5 franc per US dollar, and he may choose to settle in pound sterling if the dollar rate is French franc 4.80. खैर इससे मतलब नहीं है कि क्या है नहीं है, हम लोगों को ये देखना है कि एक और तरीका है कि जब आप इनवॉइसिंग करें मतलब जब आप बिल बना रहे हो कि भाई इतने का हमने माल एक्सपोर्ट किया, जब इंपोर्टर ऑर्डर देता है तो इस इंपोर्टर के ऑर्डर के ऊपर एक्सपोर्टर रिएक्ट करता है। एक्सपोर्टर का रिएक्शन क्या होता है? वो पहले एक इंडेंट बनाता है। इंडेंट आपने वर्ड सुना होगा, INDENT, इंडेंट। और उस इंडेंट में मैं इंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, एक होता है इंटेंड, इंटेंड मतलब इरादा, एक होता है इंडेंट, इंडेंट का मतलब बिल, इंडेंट का मतलब क्या होता है? बिल। ठीक है, तो मैं इसी बिल की बात कर रहा हूं कि जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे इंडेंट होता है, और आप जब इंडेंट बनाते हैं तो इंडेंट में आप बिल बना के इनवॉइस करते हैं, उसको भेजते हैं। तो वो आप क्या करते हैं? मल्टीपल करेंसीज में बना सकते हैं। मल्टीपल करेंसी कहने का मतलब आपने 4-5 करेंसी चूज कर लिया, और जब फाइनली सेटलमेंट होगा तो दोनों पार्टी आपस में तय करेंगी कि हम लोग किस रेट पे उसको एक्सचेंज करेंगे या किस रेट पे सेटल करेंगे। क्लियर है क्लास? हेलो? यस सर। सर वो Yes, चौथा sir. वाला पॉइंट था, एक बार फिर से बता दीजिए। चौथा वाला पॉइंट? यस सर, जिसमें वो था ना 1/3 2/3 वाला एग्जांपल। हाँ ठीक तो है, हाफ हाफ और 1/3 2/3। मतलब ये हुआ तोशी, जैसे सपोज करो कि तुम एक्सपोर्टर हो और हम इंपोर्टर हैं। ठीक है, हमने क्या किया, 1 जनवरी 2021 को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एक्सपोर्ट इंपोर्ट का।
उसका एग्जीक्यूशन का डेट था वो 31 मार्च 2021 था, यानी कि 3 महीने में हमारा सेटलमेंट होना था, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन होना था, पेमेंट का सेटलमेंट होना था। अब उस दौरान क्या हुआ कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस हो गया। तो जब एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होगा बाबू, तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से क्या होगा, रिस्क होगा, रिस्क होगा तो लॉस होगा। अब ये अगर ये लॉस हो रहा है या एक्सचेंज रेट रिस्क की वजह से लॉस हो रहा है, तो हम और तुम आपस में बैठ के ये उस क्लॉज में लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट में कि भैया जो भी लॉस होगा हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे। जैसे तुम कहोगी ठीक है हम 50% शेयर करने को तैयार है, तो हम भी कह देंगे 50% शेयर करने को तैयार है। अब आप थोड़ी सी बड़ी पार्टी हैं, आपके पास पैसा ज्यादा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई 60% आप सह लीजिए, 40% हम सह लेंगे। तो क्या समझ रही है बात? 3/5 आपका हो गया, 2/5, 3/5 आप शेयर करेंगी, 2/5 मैं शेयर करूंगा। आप थोड़ी सी और बड़ी पार्टी हैं, तो मैं कहूंगा कि भाई 75% आप शेयर कर लीजिए, 1/4 हम शेयर करेंगे। तो ये जो शेयरिंग ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ द रिस्क ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस during the signing of या during the period of signing of the contract and actual settlement of the contract, अगर उसमें जो exchange rate fluctuations की वजह से लॉस होगा, उसको पार्टीज आपस में एक अग्रीड इंडेक्सेशन क्लॉज के तहत अपने रिस्क को शेयर कर लेते हैं। यस हेलो, सर, समझ गए। यस सर। समझ गई? यस सर। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेटिंग इंटरनल कंपनसेशन, एक बार इसको पढ़ के देखो। नेटिंग को तुम लोग पढ़ो, बाइलैटरल है, नेटिंग है, उसके बाद फिर आगे बढ़ो, मल्टीलैटरल नेटिंग है। एक बार पढ़ के देखो इसको और फिर हम समझा रहे हैं। मल्टीलैटरल तक पढ़ना है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हर्षित। Yes, sir. हाँ, हैव यू टेकन इट? Yes, sir. ले लिया हूँ। चलो ठीक, ओके। हाँ सर, हो गया। ठीक 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 है बाबू, ओके। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं क्या? PDF है सर।
हेलो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ समझ में आया? जल्दी बताओ। सर थोड़ा थोड़ा आया। जर्सी को पूरी थोड़ा आया नहीं? हाँ? नहीं आया, मल्टीलैटरल नहीं समझ में आया, ये दोनों समझ। तो क्या है थोड़ा बताओ। विवेक मंडल, यस सर। क्या है जी? मीटिंग का मतलब क्या हुआ? सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, तभी ज्वाइन हुआ, पता ही नहीं करने बोले हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कोई आया। हम लोग पढ़ रहे हैं 7.44 नेटिंग इंटरनल कंपनसेशन। क्या है इसको सुनिएगा ध्यान से। An enterprise may reduce its exchange rate risk by making and receiving payments in the same currency. बहुत सिंपल है। हम लोग क्या कर सकते हैं नेटिंग का? देखिए मतलब क्या हुआ कि कोई कंपनी, कोई बिजनेस जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, वो कहे कि भाई हम इसी में रिसीव भी करेंगे, इसी में पेमेंट भी करेंगे। वो एक करेंसी को चूज कर ले और उसी में वो पेमेंट भी करे, उसी में वो पेमेंट को रिसीव भी करे। आगे कह रहा है exposure position in that case is simply on the net balance. exposure position in that case is simply on the net balance. अब इसका भी मतलब यही तो लाइन क्रक्स है। इसका मतलब स्क्रीन दिख रहा है क्या तुम लोग को? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो कि इंडिया में एक्सपोर्टर है, उसने डिसाइड किया कि वो रिसीव भी डॉलर में करेगा, पेमेंट भी डॉलर में करेगा। तो अगर हम लोग बात करें रिसीव्ड की, रिसीव्ड सपोज करो उसने किया $15,000,
पेमेंट उसने किया $14,400, ठीक है, $14,400। अब क्या हुआ, जो रिस्क होगा वो रिस्क केवल कितने पे होगा, रिस्क केवल $600 पे ही ना होगा एक्सचेंज रेट का, क्योंकि बाकी को तो उसने डॉलर में रिसीव किया, डॉलर में पेमेंट कर दिया। जो दोनों का डिफरेंस अमाउंट होगा उसी पे ना एक्सचेंज रेट का रिस्क होगा। यस आ रही बात समझ में? Yes, sir. अब सपोज Yes, sir. करो मैं एक दूसरा सिनेरियो रख रहा हूं। अगर आप कहें कि भाई हम रिसीव करेंगे डॉलर में और पेमेंट करेंगे यूरो में। किसमें करेंगे पेमेंट? यूरो में, ECU में पेमेंट करेंगे। तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस का रिस्क तो आपके डॉलर यानी कि रिसीविंग में भी हो गया, पेमेंट में भी हो गया। यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. लेकिन अगर हमने एक ही करेंसी को चूज कर लिया तो मेरा रिस्क एसोसिएटेड कितना होगा? जो नेट डिफरेंस होगा केवल उसी पे ना रिस्क होगा। बाकी में क्या, डॉलर में मिला, डॉलर में लौटा दिए, बात खत्म हो गया। और अगर आप क्या करेंगे, रिसीव और पेमेंट दोनों को अलग अलग करेंसी में करेंगे तो आप दोनों ही तरफ से रिस्क को ओपन कर देंगे, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से जुड़े हुए रिस्क को ओपन कर देंगे। क्लियर क्लास? Yes. Yes, ठीक है। sir. तो हाँ, तो वही लाइन लिख रहा है, एक्सपोजर पोजीशन इन दैट केस इज सिंपली ऑन द नेट बैलेंस, हेंस एन एंटरप्राइज शुड ट्राई टू लिमिट द नंबर ऑफ इनवॉइसिंग करेंसीज। इसलिए लिख दिया कि हर एक एंटरप्राइज को क्या कोशिश करनी चाहिए कि वो जो इनवॉइस कर रहा है, जिस करेंसी में वो इनवॉइस कर रहा है, वो करेंसी मनमानी नहीं होनी चाहिए, वो करेंसी लिमिटेड करेंसीज में उसको इनवॉइसिंग करना चाहिए, लिमिटेड करेंसी में 2-3, ताकि उसका रिस्क क्या हो, कम से कम हो। आगे कह रहा है द चॉइस ऑफ करेंसी alone is not sufficient. Equally important is that the dates of settlement should match. बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ सेटलमेंट भी मैच करना चाहिए। डेट ऑफ सेटलमेंट मैच करना चाहिए मतलब जिस पार्टी से जिस दिन को हम रिसीव कर रहे हैं, किसी को अगर हमको पेमेंट करना है तो हम उसी दिन उसको पेमेंट करेंगे। मान लीजिए आप रिसीव कर रहे हैं 20 तारीख को, पेमेंट कर रहे हैं 26 तारीख को, तो फिर तो जब डेट डिफरेंट हो गया तो रिस्क भी डिफरेंट हो गया। हेलो हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यहाँ पे क्या कह रहा है, सिर्फ करेंसी सेम नहीं होना चाहिए, सेटलमेंट का भी डेट सेम होना चाहिए, डेट मैच करना चाहिए। सेम डेट पे रिसीव कीजिए, सेम डेट पे किसी दूसरे पार्टी को पे कर दीजिए, तब ना आपका रिस्क कम हो गया। अब नहीं तो आप कहेंगे कि भैया हम 22 तारीख को डॉलर रिसीव करेंगे और 25 तारीख को हम डॉलर पेमेंट करेंगे, राइट? 22 तारीख को डॉलर हम रिसीव करेंगे और 25 तारीख को हम डॉलर पे करेंगे। तो ये जो 3 दिन का डिफरेंस निकल के आया, इस 3 दिन में डॉलर और इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है वो तो चेंज कर जाएगा ना। ये इसका Yes. नेटिंग का फायदा कब होगा? आपको ध्यान क्या देना पड़ेगा, आपको फायदा तब होगा जिस दिन पे आप रिसीव करें उसी दिन पे आप पेमेंट कर दें, यानी कि रिसिट और पेमेंट दोनों का डेट सेम होना चाहिए, सेटलमेंट का डेट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगेन आपको लीड्स और लैग्स का फायदा उठाना पड़ेगा। किसका फायदा उठाना पड़ेगा? लीड्स और लैग्स का। हेलो, तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सर। आ रहा है सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? बाइलैटरल। नेटिंग में भी बाइलैटरल और मल्टीलैटरल। नेटिंग जो है वो बाइलैटरल हो सकता है या मल्टीलैटरल हो सकता है। बाइलैटरल कहने का मतलब जब दो करेंसी के बीच में हो,
मल्टीलैटरल कहने का मतलब मल्टीपल करेंसीज के बीच में हो, या नेटिंग आप एक दिन 4 लोग से रिसीव कर सकते हैं, 6 लोग को बेच सकते हैं, या बाइलैटरल का मतलब आप 2 ही लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं लेकिन सेम डे को रिसीव करेंगे, सेम डे को पेमेंट करेंगे। इट इज बाइलैटरल व्हेन 2 कंपनीज हैव ट्रेड रिलेशंस एंड डू बाइंग एंड सेलिंग रेसिप्रोकली। मतलब बाइलैटरल ये कब होगा? जब 2 कंट्री आपस में ट्रेड कर रहा है, आपस में मतलब वो बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसका क्या है, जो डेट ऑफ पेमेंट है, जो डेट ऑफ रिसिट है, वो दोनों सेम है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, एक दूसरे को दे रहा है और दूसरा एक दूसरे से ले रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, a parent company sells semi-finished goods to its foreign subsidiary and then repurchases the finished goods produced from the latter। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। बाइलैटरल का मतलब क्या हो गया? जब दो कंपनियां आपस में केवल ट्रेड करें। आपस में ट्रेड करने का मतलब एक दूसरे से बाई एंड सेल कर रहे हैं। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes. ठीक है। Yes, sir. मल्टीलैटरल, हाँ, मल्टीलैटरल के ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो क्योंकि हो नहीं पाएगा मल्टीलैटरल, 1 मिनट बचा हुआ है। तो वेडनेसडे को क्या होगा? वेडनेसडे को आप लोग डाउट क्लियर करेंगे, डाउट Yes, sir. क्लियर करेंगे चैप्टर 1 और 2 का, और फ्राइडे को हम लोग मार्क्यू या वाइवा, जो भी आप कह सकते हैं, वो मैं लूंगा। ठीक है क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. हाँ सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. हर्षित, sir. Thank you, Yes, sir. sir. हाँ लिखवा देना। Yes, sir. कर लेता हूँ।